चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में भी वेक्टर पढ़े थे, इसमें भी वेक्टर पढ़ेंगे। देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लिखा है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स in such a way that their combined effect is same as that of the given vector। ठीक है, नहीं समझ आया? देखिए ये डेफिनेशन लिख दिया बेस के लिए। और जिन दो वेक्टर में हम बांटेंगे उनको कंपोनेंट वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि अभी तक आप लोगों ने सीखा था वेक्टर ए, वेक्टर बी। ठीक, इन दोनों को आप लोग ऐड करते थे ऐसे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता था a प्लस बी। ठीक है, ये हम लोग जानते थे। या इसी को ऐसे करते थे, ये वेक्टर b, ये वेक्टर a, पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे। तो ये क्या होता था? रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, ये दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब क्या करेगा कि अब इसमें ये जो बात कर रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें ये आपको ए और बी नहीं पता रहेगा। ठीक है, ए और बी नहीं पता रहेगा, ये नहीं पता रहेगा। ठीक, ये हमको नहीं पता, हमको खाली ये वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, कोई भी वेक्टर पता है आर। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये या तो दो वेक्टर से मिलके बना हो या दो से ज़्यादा वेक्टर से मिलके बना हो, और उन दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ये वेक्टर दे रहा है। जैसे बना लिया मैंने ये। ठीक है, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये हमको दिया था। हमको दिया क्या है? हमको दिया है सिर्फ ये। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये इन दो वेक्टर के सम से बना होगा। ठीक है, तो इसको जिन दो से मिलके या दो से ज्यादा से मिलके ये बना है, उसमें तोड़ने में, इसको स्प्लिट करने में, उसमें बांटने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये एग्जांपल लेके मैं इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम लोग ये सीख चुके हैं। ठीक, सिंपल सी बात। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? आपको एक वेक्टर दिया रहेगा आर। अब आपको ये सोचना है कि ये कोई दो वेक्टर मिलके बना होगा। सपोज मान लीजिए कि वेक्टर बी होगा और कोई वेक्टर ए होगा, वो मिलके उसका कंबाइंड इफेक्ट ये वेक्टर आर बन रहा है। और एग्जांपल देके समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, समझ आया? तो इसको स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने कि ये ए और बी से बना है, और ये ए और बी जो है इसका कंपोनेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस प्लेन में कोई ऐसे जा रहा है, कोई वेक्टर v है, ऐसे जा रहा है। ठीक, अब यहां डायरेक्शन में साइड में बनाता हूं। ये देखिए, इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है। ठीक, तो यहां से शुरू किया। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे मैं ओरिजिन, आपको पता क्या है? ये बस जो ब्लैक से बनाया मैंने वो वेक्टर बस पता। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो आपने क्या किया? यहां बना दिया x एक्सिस और यहां बना दिया y एक्सिस। अब ये देखिए, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यहां था फिर यहां बढ़ा, यहां जब आया तो कुछ x में भी बढ़ा, कुछ y में भी बढ़ा। फिर ये यहां आया तो कुछ x में भी बढ़ा, कुछ y में भी बढ़ा। फिर यहां आया, कुछ x में भी बढ़ा, कुछ y में भी बढ़ा। बात समझ आ रही है? तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये एंगल यहां पे बना रहा है थीटा, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उस पे चला जाए तो क्या हो जाएगा? v cos थीटा। ठीक है, और ये तो आप लोग जानते हैं, जिसके साथ एंगल बना रहा है उस पे आ जाए तो v cos थीटा, और उसके अपोजिट में v sin थीटा, v sin थीटा। बात समझ आई? v sin थीटा, v cos थीटा। ठीक, तो ये v sin थीटा, v cos थीटा को हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v। क्या है ये? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v। तो इसको दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट में बांटना ही क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जिन दो में आप स्प्लिट करते हैं, उसको बांटते हैं, वो क्या कहलाता है? कंपोनेंट वेक्टर्स। ये दोनों
कंपोनेंट वेक्टर है इस वेक्टर का, इसका कंपोनेंट है ये दोनों। ठीक है, क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि कितने तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर आर दिया है, यहाँ पे ये दिया है वेक्टर आर। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। आपको एक डायरेक्शन पता है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये अलग अलग, ये मिला के नहीं लिखा मैंने, बस डायरेक्शन पता है। तो हम लोगों ने क्या माना कि मान लीजिए ये ए के डायरेक्शन में कुछ वैल्यू है म्यू वेक्टर ए। म्यू क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, या म्यू लेमडा जो लेना है ले लीजिए। और वेक्टर बी के डायरेक्शन में, ये वेक्टर बी के डायरेक्शन में ये क्या है कुछ, इसको मान लीजिए लेमडा। ये है लेमडा ए और ये है म्यू बी। ठीक है, लेमडा ए म्यू बी, और लेमडा ए म्यू बी मिल के क्या बना है? ये आर बना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वेक्टर आर बराबर लेमडा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी। देखिए, मैंने लेमडा और म्यू कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमको नहीं पता है कि भाई एग्जैक्ट ए ही है, हमको नहीं पता है ना कि एग्जैक्ट ए और एग्जैक्ट बी मिलके बना है। बस हमको डायरेक्शन पता है कि ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन, इसको कैपिटल बी रखिए। तो हमको डायरेक्शन बस पता है। तो उस डायरेक्शन में जो वेक्टर मिल के बना है उसकी वैल्यू कितनी है वो हमको नहीं पता है। तो हम लोग उसको क्या मान लिए हैं, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, लेमडा ए और म्यू बी। क्योंकि ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हमको पता नहीं है। एक एग्जांपल समझिए कि ये दिया है, सपोज कोई वेक्टर ए दिया है, अब आपका वेक्टर इसी डायरेक्शन में है लेकिन आपको पता नहीं है कितना है। मान लीजिए हो सकता है आपका 5 वेक्टर ए हो, है ना, 5 वेक्टर ए हो। वैसे ही मैंने ले लिया यहाँ पे लेमडा वेक्टर ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, वेक्टर आर बराबर लेमडा वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी। ठीक है, मतलब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कितने तरीके से, जैसे वेक्टर ए म्यू वेक्टर ए लेमडा वेक्टर ए म्यू वेक्टर बी ऐड करके हम आर बनाए, क्या और भी कोई वेक्टर ऐड होके बन सकता है? तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, यूनिकनेस हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये किसी और तरीके से भी ऐड हो सकता है। मान लिया किसी और तरीके से भी ऐड हो सकता है। ठीक, किस तरीके से ऐड हो सकता है इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। यही वेक्टर, यही रिजल्टेंट वेक्टर आर किसी और तरीके से ऐड हो सकता है। मान लिया लेमडा डैश ए प्लस म्यू डैश बी। मतलब जैसे ये 5 ये 6 लिए ना, तो हम लोग मान लिए कि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, 6 और 7 भी हो सकता है, या 10 और 11 भी, कुछ भी अलग हम मान लें कि कुछ अलग वैल्यू के साथ हम इसको मान लेते हैं। ठीक, इसको मान लीजिए 2। अब ये देखिए ये दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब आप देखिए लेमडा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा डैश ए प्लस म्यू डैश बी। ठीक है, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यूनिकनेस ऑफ रेजोल्यूशन चेक कर रहे हैं। हम लोग यहां मान लिए हैं कि दूसरे तरीके से भी, अनदर वे में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे लेमडा ए और म्यू बी किए हैं, वैसे कुछ और नंबर भी ले सकते हैं हम उसके साथ में, उसी डायरेक्शन में। तो अब देखिए, अब आप इसको इधर लाएंगे तो लेमडा माइनस लेमडा डैश इंटू वेक्टर ए, इसको उधर ले जाएंगे तो म्यू डैश माइनस म्यू वेक्टर बी। ठीक है, अब आप इसको इधर लाइए, माइनस म्यू डैश माइनस म्यू बी।
इधर क्या बचा 0। अब देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। ये दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है और डिफरेंट डायरेक्शन में है, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में। तो अब देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो कैसे होगा, ये और ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है, ये और ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है। तो कौन जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। बात समझ आ रही है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका और इसका सब्ट्रैक्शन जीरो आ रहा है। अब यहां देखने लायक बात यह है कि ए जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो नहीं हो सकता है, पहले ही हम लेके चले हैं नॉन जीरो वेक्टर, तो जीरो कौन होगा, इस पूरे को जीरो करने के लिए कौन जीरो होगा, लेमडा माइनस लेमडा डैश बराबर जीरो, एंड ये भी जीरो होना चाहिए, म्यू डैश माइनस म्यू बराबर जीरो। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है ना बात। देखिए ना, इस पूरे को जीरो करना, ए और बी जीरो होगा नहीं, तो इसके अकेले जीरो होने से नहीं होगा, ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, लेमडा बराबर लेमडा डैश एंड म्यू बराबर म्यू डैश, यही यूनिकनेस है। बात समझ आ रही, आखिर ये उसी के बराबर आ गया जो आपने लेमडा डैश अलग लिया था ना, आपको बाद में क्या चाह के पता चला कि वो अलग नहीं, वो वही है। फिर म्यू डैश लिया था, क्या पता चला बाद में जाके वो म्यू ही है। तो इसमें नीचे नोट कर लेंगे, आप नीचे नोट करेंगे इसमें, देयर इज वन एंड ओनली वन वे इन विच अ वेक्टर आर, इन विच अ वेक्टर आर कैन बी रिजॉल्व्ड in the direction of vectors A and vector B, in direction of vector A and vector B। वेक्टर A और वेक्टर B के डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से वेक्टर R को रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ट्राइड क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है, तीन का ग्रुप जो है वो ट्राइड कहलाता है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक। तो अगर हम लोग एक क्यूब इमेजिन करें, हम लोग अगर एक क्यूब इमेजिन करते हैं, क्यूब जिसका साइड यूनिट है 1 है, ठीक, एक क्यूब इमेजिन कीजिए आप लोग। एक सेकेंड, ये क्यूब ले लेते हैं। अब यहां पे डायरेक्शन बनाते हैं 3D, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक। अब देखिए हम लोग यहां यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग लिखते हैं आई कैप, याद रखेंगे आप लोग। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलेंगे जे कैप, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, के कैप। क्यूबॉइड लेके क्यों समझाया, समझ आ रहा है। एक तो आप समझिए 3D 3 डायरेक्शन, दूसरा ये समझिए कि सबका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है। ये पता है आप लोग को, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। तो अब से आप लोग याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको हम आई कैप लिखेंगे। वाई एक्सिस में कोई अगर यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप लिखेंगे, जे कैप, और जेड एक्सिस में के कैप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको बोल दे कि किसी का वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड इन एक्स एक्सिस, डायरेक्शन क्या दे दिया है, एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है वेक्टर,
वेलोसिटी का वेक्टर, वेक्टर v दे दिया है। तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में 5i कैप, क्या लिखेंगे 5i कैप। i कैप क्या बता रहा है, x एक्सिस में डायरेक्शन है। अब एक फॉर्मूला मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यूनिट वेक्टर a कैप लिखे थे हम लोग, क्या होता था, वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था। अब आपको मान लीजिए वेक्टर a फाइंड करना है, वेक्टर a फाइंड करना है, वेक्टर a, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू उसका डायरेक्शन, मतलब उसमें यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यही हम लोग काम किए हैं। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और i क्या है, डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन a। किस फॉर्म में लिखा है मैं बता रहा हूं आपको, a इज इक्वल्स टू a का यूनिट वेक्टर। अब यहां a के जगह पे v है, ठीक है, और v का यूनिट वेक्टर क्या है, तो x एक्सिस में बोला है तो ये दिखा देंगे। बात समझ आई, ये क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, या इसको बेस वेक्टर्स भी बोलते हैं। ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो जहां हमको x एक्सिस में लिखना होगा तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड जो भी है 5 इंटू वाई आई कैप। अगर बोलेगा y एक्सिस में दिखाने के लिए तो हम लोग क्या लिखें, इसी 5 को 5 इंटू जे कैप। अगर z एक्सिस में दिखाने बोलेगा तो 5 इंटू के कैप। बात समझ आ रही है, हम लोग वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल रहे हैं। वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको आपका आंसर चाहिए, ठीक है। एक चीज और हम लोग यहां नोट करेंगे कि ये तो पता ही यूनिट वेक्टर है, आई कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यूनिट वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और यही जे कैप का भी मैग्नीट्यूड है, और यही के कैप का ही मैग्नीट्यूड है। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप सब क्या है, यूनिट वेक्टर है, अलग अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सब एक दूसरे से सब 90 डिग्री डायरेक्शन में, 3D ऐसा, ये इससे 90, ये इससे 90, ये इससे 90, ठीक है। और सब का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। क्यों है मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हम प्लेन में देखेंगे, प्लेन मतलब 2D, और फिर 3D में देखेंगे। प्लेन मतलब क्या है, 2D, 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2D में देखेंगे और 3D में देखेंगे। तो अब देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, यहां लिख देंगे y एक्सिस, x एक्सिस। अब मान लीजिए कि कोई आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर a, जो कि x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब इससे यहां परपेंडिकुलर खींचिए, तो इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या हुआ, इस वेक्टर a का इधर कंपोनेंट क्या हुआ, x डायरेक्शन में वेक्टर ax लिख देंगे, ठीक है। और इसी का y एक्सिस में डायरेक्शन क्या होगा, ay हो जाएगा, इसी वेक्टर का डायरेक्शन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखे थे, तो ये ay और ax मिलके बन रहा है। बात समझ आ रही, ay और ax मिलके बन रहा है। आपको जो नियम लगाना है आप लगा लीजिए। इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इधर ही बना रहा हूं। ये हमारा वेक्टर ए कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब मैंने यहां से परपेंडिकुलर खींचा तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, ए आई कैप, ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप। और ये वाला क्या कहलाएगा, ए वाई जे कैप, ठीक है। ए एक्स क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, ए एक्स क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, और ए वाई क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड।
और उसके मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर में, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वेक्टर मिल जाएगा। मतलब वेक्टर ए एक्स बराबर क्या है, ए एक्स आई। वेक्टर ए वाई बराबर क्या है, बात समझ आ रही है ना, एक एक्स में कंपोनेंट, वाई में कंपोनेंट, ए वाई जे। ये कैसे, ये तो समझ आया, ये कैसे लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड मान लिया उसका, एक्स का मैग्नीट्यूड, वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड एक्स है तो उसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप, यूनिट वेक्टर उसका, उससे मल्टीप्लाई कर दिया उसमें तो वेक्टर निकल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझिए। अभी पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी वेक्टर ए निकालना है तो आप उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, और फिर जिस डायरेक्शन में है वो, ए है डायरेक्शन तो ए का यूनिट कैप, अगर आई है तो आई का यूनिट वेक्टर, अगर जे है तो जे का यूनिट वेक्टर। बता दिया था मैंने किस फॉर्मूले से आया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। ठीक, इस वाले डायग्राम में इसको थोड़ा सा मिटाल के मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वेक्टर ए एक्स बराबर ए एक्स आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला ये ए वाई, वेक्टर ए वाई बराबर ए वाई जे कैप। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, खाली मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए ये वेक्टर ए था तो उसका मैग्नीट्यूड ए, थीटा एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहां आप लोग बता सकते हैं कि भाई ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड, आप उसको क्या लिखेंगे, ए एक्स बस लिखेंगे, या उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, सिंपल एकदम समझने का है, ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड। अब ए वाई वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वाई, ये देखिए ए वाई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए वाई की जगह पे फिर मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिखा है, ए वाई, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड ए वाई, और ये ए वाई कितना आ गया है, वाई एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड, तो ए साइन थीटा। देखिए अगर ये एंगल मैं बदल दूं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये ए है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा। अब अगर एंगल बदल दूं मैं, ये ए रहने दीजिए, थीटा यहाँ बनाइए, तो अब ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बना रहा है, अगर वो उस पर चला गया तो कॉस, उसके परपेंडिकुलर चला गया तो साइन। ठीक है, ये पता है, आप लोग शुरू में सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से वेक्टर फॉर्म में अपना काम करने चलते हैं। तो देखिए वेक्टर ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर ए एक्स प्लस ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ जो भी लगाना है आप लगा लीजिए। वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, या इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ऐसे आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको मान लीजिए 1, और ए वाई मैग्नीट्यूड बराबर ए साइन थीटा। बता दिया ये मैग्नीट्यूड कैसे आया, ए अगर मैग्नीट्यूड है तो इधर मैग्नीट्यूड कितना हो, ए कॉस थीटा, इधर मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा, और इधर का हम लोग क्या माने थे, ए एक्स माने थे, इधर का क्या माने थे, ए वाई माने थे मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या कीजिए आप, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कीजिए।
तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए इजिकल्स टू क्या मिल गया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, यहां पे लिख लेते हैं। ये जो इसका रिजल्ट आया मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। इसको रटना नहीं है, मैंने ला के दिखा दिया प्रूफ करके कैसे आ रहा है, ये बात समझ आ रही है। इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको और भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप। यहाँ ए एक्स की वैल्यू पुट कीजिए ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू पुट कीजिए ए साइन थीटा, ए आ जाएगा वापस से आर एच एस में पुट करेंगे उसकी वैल्यू, तो एल एच एस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप एंगल भी निकाल सकते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करें ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा टैन थीटा होगा, या इसी को आप बोलेंगे ए साइन थीटा क्या है, ए साइन थीटा क्या है, ए वाई बाई ए एक्स। एक और फॉर्मूला आपको मिल सकता है, टैन थीटा बराबर ए वाई बाई ए एक्स। तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा, टैन को उधर भेज दिए, टैन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ये इनवर्स इनवर्स देख के डरने का नहीं है, ये आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। इसमें एक चीज और नोट कर लेते हैं, इसी में रेजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या देखना था हम लोग को, रेजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर किसमें, इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए यहां दिया है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर दिया है r। ठीक है, आप चाहे तो नेमिंग कर सकते हैं o, और ये पॉइंट p पोजीशन x, y। ठीक, तो यहाँ से आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर खींचिए आप इसको यहाँ पे। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, x i कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, x है। अब इधर लिखिए ये क्या हो जाएगा, y j कैप। ठीक है, x i कैप y j कैप। नेमिंग कर दीजिए इन दो साइड भी, ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n। ठीक, अब आप यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए। पैरेललोग्राम लॉ से क्या मिल जाएगा, वेक्टर OP बराबर वेक्टर OM प्लस वेक्टर ON। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेक्टर OM प्लस वेक्टर ON, और इसको ये है वेक्टर R और ये है X वेक्टर I प्लस Y वेक्टर J। ठीक है, समझ आया, समझ आया। अब देखिए वेक्टर R का अगर आपको मैग्नीट्यूड कोई निकालने बोले, मैग्नीट्यूड निकालने बोले तो आप क्या बोलेंगे, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर x i का स्क्वायर, ठीक है, या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सिंपल अभी आप लोगों ने सीखा था, जस्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वही चीज़ है सेम, बस मैं इसको आपको रेजोल्यूशन के टर्म में बता रहा हूँ, वो तो खैर पहले भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अब देखिए ये जो r है ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगर बस मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो x बराबर r cos थीटा, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, y बराबर
आर साइन थीटा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये बस आएगा यूज़ में, देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग 3D में बात करते हैं। 3D में तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, अभी जो आपका वेक्टर ए बराबर क्या आ रहा था, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई आ रहा था। अब एक और डायरेक्शन जुड़ जाएगा, नया क्या होगा, 3D में एक और डायरेक्शन जुड़ जाएगा, वेक्टर ए जेड। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए क्यूबॉइड बनाया है मैंने, यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया है। अब इसमें डायरेक्शंस बना लेते हैं। डायरेक्शन क्या क्या रहेगा, ये x, ये y, ये z। अब हम लोग अपना वेक्टर मानते हैं यहां पे, ये हमारा वेक्टर है। ये किस टाइप का है, तो क्यूबॉइड में जो आप लोग डायगोनल रखते थे 9th या 10th में सीखे थे, बस वही डायगोनल है ये, और कुछ खास नहीं है, ए। ठीक, तो अब ये डायगोनल एक्स एक्सिस के जो साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम मान लेते हैं अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मान लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मान लेते हैं गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, आप नेमिंग कर दीजिए। ओ पी का कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओ पी यहाँ एस रख लीजिए, ओ पी क्यू आर एस क्यू। अब आपका यहाँ पे रख लीजिए, आप आर रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपका वेक्टर क्या क्या है, ये है एक वेक्टर, वेक्टर ए एक्स, ये है एक वेक्टर, वेक्टर ए वाई, और ये है एक वेक्टर, वेक्टर ए जेड। डायगोनल का अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो डायगोनल का लेंथ तो आपको निकालने आता होगा, मैग्नीट्यूड। डायगोनल का ए बराबर क्या होता था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट, यही होता था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप उससे भी यहाँ याद करके इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप वेक्टर लॉ से ये सब लाना चाहते हैं वेक्टर के हिसाब से, तब कैसे होगा वो देखिए आप लोग। तो पहले आप लोग किसी दो वेक्टर को ऐड कीजिए, किसी भी दो वेक्टर को आप ऐड कीजिए, और तीसरा लाने का कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ एक वेक्टर बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, इसका नाम रख लीजिए टी। अब देखिए हम लोग क्या ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ लगाते हैं हम लोग, ए एक्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ए वाई वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और ए जेड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए ओपी, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओ टी प्लस टीपी, ओ टी प्लस टीपी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ओ टी प्लस टीपी, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू ओ टी प्लस टीपी। ये वेक्टर ले लीजिए, ये जो टीपी है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो हम यहां पे इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं हम लोग ऐसा। ये जो ओएस है, हम इसको कहां लिखे हैं, ये यहां जस्ट पैरेलल। तो मैंने वेक्टर ओएस बराबर वेक्टर टीपी, कुछ अलग नहीं है, इसको पैरेलल यहां शिफ्ट किया, ये एक बन गया आपका क्या, ये क्या बन गया आपका, ट्रायंगल बन गया। बात समझ आ रही है। अब इसमें ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ये डायरेक्शन हेड से टेल, ये डायरेक्शन हेड से टेल, और ये टेल से टेल, हेड से हेड, तो ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक, अब सोचिए ओटी को कैसे लिखेंगे। मैं ओटी के लिए यहां पे लिख रहा हूं वेक्टर ओटी, वेक्टर ओटी। तो देखिए ये आपका एजेड है ऐसा, तो अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाएं तो इसको लाके यहां लिख सकते हैं, ये एजेड। ठीक है,
अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हेड टेल, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू प्लस क्यू टी, ओ क्यू प्लस क्यू टी होगा, ओ क्यू प्लस क्यू टी होगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओ आर प्लस ओ आर, इसको क्या ओ टी को और आप क्या लिख सकते हैं, ओ टी को और आप क्या लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में अगर पैरेललोग्राम लगा दें, पैरेललोग्राम लॉ लगा दें, तो आप इस ओ टी को क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस ओ क्यू। ठीक है, तो ये ओ टी का वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, ओ आर प्लस ओ क्यू प्लस टी पी। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ रहा होगा। ओपी बराबर, अब देखिए ओपी कितना है, ओपी कितना है, वेक्टर ए बराबर ओ आर कितना है, ओ आर कितना है, वेक्टर ए जेड प्लस ओ क्यू, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू कितना है, वेक्टर ए एक्स प्लस फिर क्या है टीपी, टीपी, टीपी कितना है, टीपी को आप क्या लिख सकते हैं, टीपी को आप क्या लिख सकते हैं, ओएस टीपी, ओएस टीपी ओएस मतलब ए वाई। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, 3 वेक्टर का सम, 3D में है तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, ये सब मैथ्स में भी मिलने वाला है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, नोट कर लीजिए इसको मैं डाल देता हूं। अब यहां देखिए, अब ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर ए कॉस लेमडा, सॉरी कॉस अल्फा, ये अल्फा बना रहा है तो ए अगर यहां आ गया तो ए कॉस अल्फा, और ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा, वाई में कितना होगा, तो वाई एक्सिस बीटा एंगल बना रहा है ए के साथ, तो ये इस पे चला जाएगा, ए किस पे चला जाएगा, वाई पे जब चला जाएगा, ए जब वाई पे चला जाएगा ए वाई, तब क्या हो जाएगा ए कॉस बीटा। ठीक है, फिर यही ए जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेमडा बना रहा है, तो ए जेड बराबर क्या हो जाएगा ए कॉस लेमडा। ठीक है, 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे, समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्म भी लिख लिया जाए यहीं पे, दूसरा फॉर्म भी लिख लिया जाए यहीं पे, ये क्या हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ये दोनों फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, है ना। अब अगर आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है ए बराबर, तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। हालांकि इस वाले चैप्टर में अभी 3D नहीं है, प्लेन ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, मैं डाल रहा हूं इसको, आ रहा है साफ साफ। अब देखिए, अगर पोजीशन वेक्टर रहता, पोजीशन वेक्टर, तो वैसे ही वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, 2D था, 3D के लिए जेड के कैप, 3 जुड़ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, तो होता क्या है कि ये मान लीजिए हमारा एक पैर है, तो पैर को हम अगर सीधा नीचे दबाएं तो हम कूदते हैं। ठीक है, और एकदम ऐसा तिरछा, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर पैर को हम पुश करें तो हम स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैर को ऐसे नहीं दबाते, क्योंकि ऐसे दबाएंगे तो हम एक ही जगह कूदते रहेंगे, और हॉरिजॉन्टल में अगर पूरा हॉरिजॉन्टल दबा दें, लेट के या पैर को तिरछा, तो पैर स्लिप हो जाएगा, हम लोग चल नहीं पाएंगे, दोनों केस में हम लोग नहीं चल पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन करके जब हम लोग चलते हैं ना,
ऐसा चल रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन करके पैर को दबाते हैं, क्योंकि देखिए अगर सीधा पैर को हम दबाएंगे ना तो ये ऐसा रिएक्शन ऊपर ही देगा, तो हम लोग थोड़ा सा तिरछा करके दबाते हैं ताकि ये हमको उसी डायरेक्शन में दे रिएक्शन, तो हम लोग आगे जाएं। तो अब हम लोग पैर को कैसा दबाते हैं, हम लोग पैर को कैसा दबाते हैं, ऐसा दबाते हैं, ठीक। तो अब मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन, जो रिएक्शन हमको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जो ग्राउंड हमको देता है, तो हमको रिएक्शन कैसा मिलेगा, इसके जस्ट अपोजिट ऐसा मिलेगा, ये मिला रिएक्शन। अब देखिए ये मिल गया ऐसा रिएक्शन, इसको आप मान लिए आर, ये क्या है, ग्राउंड रिएक्शन। तो अब ये जो ग्राउंड रिएक्शन मिल रहा है इसका दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, तो इधर जो मिला वो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और इधर आर साइन थीटा, कुछ एंगल पे। तो हम लोग चलते हैं तो हल्का सा उछलते भी हैं और ऐसा, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी हल्का उछलते रहते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, और आगे भी बढ़ते रहते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच, ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका, ये आपका एक एग्जाम्पल है। अब एक आध चीज़ फिर से मैं आप लोग को बता दूं, अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, बस 2D में बात कर रहे हैं हम लोग, 3D में आप लोग समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये वो वाला एडिशन नहीं सोचना है कि वो एडिशन उस टाइप से अभी यहाँ पे नहीं सोचना है ना, ये मैंने करके दिखाया ये ऐसा क्यों आता है, उसको जाके रिपीट करके बार बार आप लोग देख लेंगे कि ये ऐसा कैसे आया, सर ने ऐसा कैसे लाया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया था उसके बाद आया था ये। अब आपको कोई बोल दे कि यूनिट वेक्टर निकालिए साहब इसी डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा वेक्टर ए अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्या है, ए एक्स प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये सब यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे अब हम लोग। चलिए देखिए अब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर ले लेते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। इसको और हम लोग क्या लिखेंगे, ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, बी का मैग्नीट्यूड बी होगा, और ये कॉस थीटा, ठीक है। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लाई ही हो रहा है, दोनों में मल्टीप्लाई ही हो रहा है। एक मल्टीप्लाई का नाम रखे डॉट, एक का मल्टीप्लाई का नाम रखे क्रॉस। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक चीज़ और, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ एन। डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है, स्केलर आता है, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये क्या आता है, डायरेक्शन है वेक्टर आता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक। तो आप लोग को एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपने क्या सीखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये केस क्या था कि मान लीजिए आप ऐसा फोर्स लगा रहे हैं और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर आप फोर्स लगा रहे हैं और इधर ही कुछ डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है, तो वर्क क्या होता था, एफ इंटू एस, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो वर्क मिलता था, ठीक है। अब एक और 9th में आपको केस इसी में वर्क में समझाया गया था। क्या समझाया गया था कि
मान लीजिए कि फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स आप इधर लगा रहे हैं F, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये कुछ S डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इससे थीटा एंगल पे है। तो हम लोगों ने ये सीखा था इस S और इस F को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि दोनों में अब कुछ एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। पहले हम लोग फॉर्मूला बनाए थे वर्क का, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता था। जैसे मान लीजिए आप दीवार को धक्का दे रहे हैं और आप ही पीछे फेंका जा रहे हैं, तो माने जो फोर्स लगा रहे हैं, तो आपके अगर रेस्पेक्ट में देखा जाए तो निगेटिव वर्क होता था। या मान लीजिए कि आप किसी चीज को आगे धक्का दें और वो पीछे आ जाए, तो क्या बोलते थे? निगेटिव वर्क बोलते थे। क्यों निगेटिव वर्क बोलते थे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जस्ट उसका अपोजिट था। तो यहां पे हम लोग अब डायरेक्ट वर्क नहीं निकाल सकते हैं, F इंटू एस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं। तो हम क्या करते थे? F को S के डायरेक्शन में लाते थे हम लोग। तो अब आप अगर F को उठा के इधर लाएं, तो देखिए F इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? F साइन थीटा। इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अब इसी को अगर हम लोग इधर ले आए, यहाँ पे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा? F कॉस थीटा। अब देखिए, अब आ गया है, अब सेम डायरेक्शन में आ गया है, जिधर S है उधर ही F कॉस थीटा। तो वर्क बराबर क्या होगा? F कॉस थीटा इंटू S, मतलब Fs कॉस थीटा, Fs कॉस थीटा। देखिए कुछ कुछ सेम आ रहा है। अब यहां पे आपको ये पता था फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट आया था, वर्क आपको बताया गया था कि वर्क नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फिर भी वर्क वेक्टर नहीं है, नॉट अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर। तो ये है क्या? ये है स्केलर। तो आपने पहली बार देखा था कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है। बात समझ आ रही है? दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है। अब चलिए, ये तो वर्क के एग्जांपल से समझाया। वर्क कैसा लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ एक डायरेक्शन में नहीं था, नाइन्थ की बात की हम लोग, तो एक डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट तोड़ के हम लोग लाए थे। हम लोग को उस टाइम ये नहीं पता था, लेकिन अब ये पता है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो अब एक चीज मैं आप लोगों को फील कराना चाहता हूं कि स्केलर प्रोडक्ट में हो क्या रहा है। देखिए, दो वेक्टर भले अलग अलग डायरेक्शन में हो, लेकिन उनका हम सेम डायरेक्शन का कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पे आपने F इंटू एस आपने किया, क्या लिखा? Fs कॉस थीटा। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस। और ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। पहले था नहीं एक्स एक्सिस में, हम कंपोनेंट तोड़ के लाए। मतलब अब हमको क्या याद रखना है, ध्यान में क्या रखना है? यही क्रॉस प्रोडक्ट से अलग बनाता है डॉट प्रोडक्ट को, कि डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि हम दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल देके आप लोग को एक डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं आप लोग को। ये तो आप लोग याद रखेंगे ही, ये बात फुल एंड फाइनल है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें और उसका प्रोडक्ट स्केलर आ जाए। दो वेक्टर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई स्केलर आ जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये भाई साहब वेक्टर ए है, और ये भाई साहब वेक्टर बी है, और ये थीटा है। अब इसमें मैं दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? देखिए, दो तरीके से कैसे समझेंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, थीटा। अब देखिए, इस वाले केस में लेते हैं पहले। तो ए बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपने क्या लिखा है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, बी कॉस थीटा को इकट्ठा करके देखते हैं क्या है। ये देखिए, अगर आप इसका कंपोनेंट एक यहाँ तोड़ेंगे, इस बी को ए पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ठीक, तो हम लोग कर क्या रहे हैं? तो ये ए क्या है?
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ ए, खुद के डायरेक्शन में। ये मैंने बस लिखा है इसके जगह पे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए। फिर इनटू बी कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बी का मैग्नीट्यूड है ये, बी कॉस थीटा क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में, बी का मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, तो ए के डायरेक्शन में, इस एक्स एक्सिस में। तो यहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना, सेम डायरेक्शन में। तो यहां देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। भाई बी यहां लाए तो बी कॉस थीटा हो गया, तो अब ये बी कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड है ए के डायरेक्शन में, और ए भी क्या है, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ये भी ए के डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना, ये हमको बताता है। बात समझ आ रही है? उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ रही होगी। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखें कि दोनों में से किसी एक वेक्टर के ही डायरेक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ए का मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन में इनटू बी का भी मैग्नीट्यूड ए के ही डायरेक्शन में, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में रखेंगे। सेम बोलने का मतलब मेरा क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का, एक मिनट, दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम लाके आपको मल्टीप्लाई करना है, उनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन सेम लाके आपको मल्टीप्लाई करना है। वही तो हम लोग वर्क में भी कर रहे थे। अब देखिए क्या इसको दूसरे तरीके से कर सकता हूं। देखिए अगर मैं इसको लिख दूं ए कॉस थीटा इंटू बी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। अब देखिए ए कॉस थीटा क्या है, तो यहां से परपेंडिकुलर खींचिए ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ बी। ये बी तो वही है, मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप इसको उसके डायरेक्शन में ले जाइए या इसको इसके डायरेक्शन में ले आइए, सेम डायरेक्शन में लाके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है? सेम डायरेक्शन में लाके अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट है। सेम डायरेक्शन कौन सा, कोई तीसरा डायरेक्शन नहीं, दोनों में से किसी एक के घर, या तो इसके घर ए के घर बी आ जाए, दोनों वहां पे आ जाए एक ही किसी घर पे, या ए बी के घर पे चले जाए, या तो बी ए के घर पे आ जाए मल्टीप्लाई हो, या या तो बी ए के घर पे आके मल्टीप्लाई हो, या ए बी के घर पे जाके मल्टीप्लाई हो। ठीक है, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा, और क्या होगा, वही प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब ये इसके घर चले जाए या ये इसके घर चले जाए, मतलब घर चले जाए मतलब एक ही घर में रहे, या सेम डायरेक्शन आप बोल लीजिए। मतलब ए के साथ अगर बी का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ए बोला बी को कि तुम अपना सब सामान लेके मेरे यहाँ आ जाओ, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लिया, डॉट प्रोडक्ट। या बी बोला ए को कि तुम मेरे घर आ जाओ, मतलब सेम घर मतलब सेम डायरेक्शन, ये चला गया ए कॉस थीटा लेके यहाँ अपना पूरा सामान लेके मल्टीप्लाई कर लिया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में और क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में आपको बोल देगा एंगल निकालने के लिए यहां से। तो देखिए कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। जब एंगल निकालने की बात आएगी तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
और भी एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट के, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मिलता जाएगा। ठीक, इसको मिटाल दूँ, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ऐसे एंगल निकालना, बस इसको इधर भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला याद रखेंगे। एक दो चीज़ और हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्या होता है कैसे होता है। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा पहला, मतलब ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, लिख लीजिए यहां पे पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। अब अगर सवाल आ जाए, लिख लेते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। अब इसका एक प्रूफ बता देता हूं मैं, अगर आ जाए एग्जाम में कि भाई प्रूफ कीजिए, ये थीटा एंगल वेक्टर ए वेक्टर बी, तो आपको क्या लिखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ए डॉट बी कर रहे हैं तो आप ए से बी एंगल लिए है ना, तो ये डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब अगर आपको बी से ए लेना है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करना है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करना है, तो अब आप एंगल कहाँ से कहाँ लेंगे, बी से ए लेंगे, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। अब एंगल क्या हो गया, थीटा नहीं 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बी ए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। तो फ्रॉम 1 and 2 हो गया प्रूफ। ठीक है, आ गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बुक में देखिएगा इजीली आप लोग प्रूफ कर पाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, ए और बी अगर परपेंडिकुलर मतलब मीन्स थीटा बराबर 90 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है तो पूरा जीरो। अब ये वर्क वाला याद कीजिए कि वर्क डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो वर्क क्या होता था, जीरो होता था। बात समझ आ रही है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब अगर चौथा देखिए, चौथा, इफ ए इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ बी, तो थीटा बराबर सेम डायरेक्शन में क्या हो गया 0 डिग्री, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 90 0 कॉस 0 1। ठीक है, ए बी हो जाएगा। यहां आप लोग लिख लेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, स्केलर प्रोडक्ट का ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। केस 5, इफ वेक्टर ए इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मतलब अगर वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी इसके अपोजिट है, ये ए ये बी, तो इसके बीच में एंगल 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, तो माइनस ए बी। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम निगेटिव
वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट और ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हो गया, 5 प्रॉपर्टी हो गया, इसको लिख लेंगे आप लोग। आ रहा है साफ साफ? आ रहा है, ओके। अब आप 6th प्रॉपर्टी देखिए। 6th प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर हम सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू ए, और सेम एक दूसरे के मतलब a का a से कितना एंगल 0, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 1, तो a इंटू ए स्क्वायर होता है। मतलब ये वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब 7th प्रॉपर्टी हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं। जैसे i वेक्टर i डॉट वेक्टर i, ठीक है, i डॉट i अगर आप करेंगे तब क्या आएगा? i इंटू आई, ठीक है, i इंटू आई, मतलब i का मैग्नीट्यूड ऐसा लिख लीजिए आप, i का मैग्नीट्यूड इंटू i का मैग्नीट्यूड, और i का i से एंगल कितना है 0 डिग्री, और ये क्या होता है 1, i का मैग्नीट्यूड 1, ये i का मैग्नीट्यूड 1, तो 1, मतलब सेम वाले की वैल्यू क्या आने वाली है 1। तो मैं इसको लिख रहा हूँ i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट लगाएंगे ना, डॉट लगाएंगे, k बराबर 1। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया डॉट प्रोडक्ट में। अब ये बिल्कुल अलग होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब 8th देखते हैं। 8th देखते हैं, जैसे आप i डॉट j करें, i डॉट j करें, करके देखिए i डॉट j, तो कितना होगा? i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड, और i और j ऑर्थोगोनल में बताया था पहले, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, तो ये आ गया 0। ठीक, तो 90 डिग्री जब एंगल रहेगा तो 0 आएगा। ये तो अब सीख चुके हैं आप लोग कि परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i बराबर 0। ये भी एक रिजल्ट मिल गया, जस्ट अपोजिट हो गई है ये क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देखिए, एक बात और बता दूं, i डॉट j बराबर j डॉट i आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो टर्म नहीं लिखा है वो आप लोग समझ लेंगे, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोग देखेंगे तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। बात समझ आई? बात समझ आई? ओके, ये सब का डेरिवेशन भी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं, आसान है। ठीक, 8 हो गया। अब 9th देखते हैं। 9th आपको क्या बोलता है? 8th हुआ या 7th हुआ? 8 हुआ ना। 9th अब देखिए आप, 9th स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। मान लीजिए वेक्टर a बराबर दिया है ax i प्लस ay j प्लस az k, और वेक्टर b बराबर क्या दिया है? bx i प्लस by j प्लस bz k। और अब आपको निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग इसको प्रूफ करके भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग इसको प्रूफ करके भी लिख सकते हैं। प्रूफ करके कैसे लिखेंगे? तो आप पूरा यहाँ इसको लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर करके दिखाते जाएंगे। चलिए मैं लिखता हूँ इसको ax, या पहले यहाँ मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। अब सवाल ये कि सर ये आया कैसे है? ठीक है, उसका जवाब देखिए। मैं 2 वाले से बताऊं, बस 2 से बताता हूं। ax i प्लस
AYJ डॉट BXI प्लस BYJ, इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो AX इंटू BX आई कैप इंटू आई कैप प्लस, याद रखना है कहाँ डॉट है कहाँ क्रॉस है, अभी तो क्रॉस आया ही नहीं है, AX इंटू BY फिर ये I डॉट J प्लस, अब इसका इसमें AY BX J डॉट I फिर प्लस इसका इसमें AY BY J डॉट J। अब देखिए आप लोग जानते हैं I और J एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो ये 0 हो जाएगा, J और I एक दूसरे से 90 डिग्री पर ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बस ये दोनों बचेगा। अब I डॉट I कितना आता है, 1 आता है, ला के दिखाया आपको, तो क्या हो जाएगा AX BX प्लस AY BY। तो अब हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि सेम वाला सेम मतलब सेम डायरेक्शन वाला ही बस बच जाएगा मल्टीप्लाई, जैसे AX BX AY BY AZ BZ। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि AX के साथ BY हो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो सेम डायरेक्शन वाला ही मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखने का टेक्निक है डॉट प्रोडक्ट में। कभी भी AX इंटू BY नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगर यहीं पे आपको बोल दे कॉस थीटा निकालो, तो आप क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी कितना आया है, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ अपॉन ए कितना है, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आप लोग जानते हैं, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर इंटू अब बी का मैग्नीट्यूड वो भी अंडर रूट BX का स्क्वायर प्लस BY का स्क्वायर प्लस BZ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे भाई ऐसे थीटा निकल सकता है, फिर थीटा निकालना हो आपको तो कॉस को उधर भेज दी इनवर्स। तो ये सब हो गया, इतना काफ़ी है, जो भी प्रूफ करने के लिए देगा वो आप लोग अब प्रूफ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका बता दिया, स्केलर प्रोडक्ट वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट स्केलर आता था। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। देखो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए डॉट बी भी मल्टीप्लाई है, ए क्रॉस बी भी मल्टीप्लाई है, इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और ये वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो इसमें डायरेक्शन दे दिया n। डायरेक्शन की बात हम लोग करेंगे, आराम से करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ वाला पहले याद करो, यहाँ क्या था, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, क्या करते थे हम लोग इसमें, ये आपका मान लीजिए ये ए है, वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर बी कुछ थीटा एंगल पे है, तो बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में लाते थे, बी कॉस थीटा, और तब मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ए बी कॉस थीटा हो जाता था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब हम लोग सेम डायरेक्शन में लाके मल्टीप्लाई करते हैं, ए जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए जिस डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में क्या है, बी कॉस थीटा, तो हम लोग बी कॉस थीटा का ए में मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते थे सेम डायरेक्शन में। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि इस ए के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हम लेंगे, वेक्टर ए रखेंगे, ठीक है, अभी हम लोग सेम डायरेक्शन में लिए ना, देखो ये जो बी है आपका, ये बी का दो कंपोनेंट टूटेगा, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो एक बार हम लोग क्या लिए, ए के डायरेक्शन में लेके कर लिए, हम लोग कौन सा कंपोनेंट लिए, बी का,
बी कॉस थीटा जो ए के डायरेक्शन में, और मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये दूसरा केस अब यहाँ पे आएगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके कर सकते, दूसरा केस परपेंडिकुलर ही बचा ना कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके कर सकते हैं, तो वही हम लोग करेंगे। ये ए है, ठीक है, और ये बी साइन थीटा परपेंडिकुलर हो। पहले सेम डायरेक्शन में ले रहे थे, अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग। सेम डायरेक्शन वाला ले लिए, सेम डायरेक्शन में बी को भी इसी ए के ही डायरेक्शन में लाके मल्टीप्लाई कर दिए थे, या ए को बी के डायरेक्शन में ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए थे। बात समझ आ रही? लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब सेम डायरेक्शन नहीं रखेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में, यही डिफरेंस है दोनों में। और डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर वाला, ए के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए, एक पैरेललोग्राम बना के आपको समझाता हूं। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक। ये आप मान लीजिए ये है वेक्टर बी, और इससे थीटा एंगल पे है वेक्टर ए। हम लोग बी को ए पर ला के मल्टीप्लाई कर चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट मिला है। अब हम लोग बी को इधर ले जाते हैं, ठीक है, यहां से लाइए इसको ऐसे, तो ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो अब परपेंडिकुलर और ए के जो परपेंडिकुलर है उसका और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अच्छा, ए बी सी डी डायरेक्ट लिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। अब आप देखिए, ए क्या है, बेस है, बेस है, इंटू बी साइन थीटा क्या है, हाइट है, हाइट है। तो बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन का भी बात करेंगे हम लोग। ये समझा दिया बस आप लोगों की वर्टिकल कंपोनेंट। ये अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ऐसे अलग से बना के समझाऊं, अगर मैं ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा। अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, बी को ए पर लाएं, बी का वो कंपोनेंट जो ए के पास है, ए के डायरेक्शन में है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, तो डॉट प्रोडक्ट मिलता था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, है ना, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। ये जिनको नहीं समझ आता है वो देख लें। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे ये बी है, ये थीटा है, कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलूँगा ये बी कॉस थीटा है, ये बी साइन थीटा है। वैसे ही यहाँ भी क्या हो जाता है, बी साइन थीटा। ये कैसे होता है, आप लगा लीजिए इसमें ओ ए बी, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या है, ए बी बाई एच क्या है, ओ बी। या ए बी आपको नहीं पता है, ए बी बाई ओ बी कितना है, बी है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या आ जाता है, बी साइन थीटा। वैसे ही आप इसको निकालेंगे तो बी कॉस थीटा आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से पता होगा आप लोग को, इसीलिए नहीं पता है ना। अब देखिए, अभी तक हम लोग इसका कॉस थीटा यहाँ लाके कॉस थीटा लाके मल्टीप्लाई करते थे डॉट में। ये किस में है, क्रॉस में है। डॉट में हम लोग क्या करते थे, यही ए और बी है, ये ए ये बी, इनके बीच में एंगल थीटा, तो इसका ये वाला लाते थे क्या, बी कॉस थीटा इधर, और ये दोनों का सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये बी कॉस थीटा, हाँ ये तो डॉट प्रोडक्ट था। आप क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, यहाँ एन लिखिए। तो ये देखिए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है। यहाँ बस मैंने बताया है कि एरिया
कैसे वेक्टर में रिप्रेजेंट होता है, और कुछ खास नहीं। एरिया का डायरेक्शन भी बताऊंगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। एक हम ए के डायरेक्शन में लिए, एक हम ए के डायरेक्शन में लिए, और ए बी को क्या लिए, ए को ए के ही डायरेक्शन में लिए, बी को ए के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिए हैं। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात यह है कि सर यहाँ पे डायरेक्शन की बात कैसे करेंगे। यहाँ मैंने लिखा ना एन डायरेक्शन। अब देखिए एन डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो आइए यहाँ पे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, एंगल हम ऐसा लेंगे थीटा। तो जब आपको बोले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यहां पे दो रूल यूज होता है। पहला राइट हैंड थंब रूल, दूसरा राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड थंब रूल ध्यान से आप लोग देखिए कैसे लगाना है। ये ए और बी दोनों एक प्लेन में है। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो अपना राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड के चारों उंगली को जहां से जहां जाना है वहां घुमाइए। तो हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए से बी जाना है, तो ए से बी घुमाइए ऐसे। अपने ये चारों उंगली को ए से बी घुमाइए ऐसा। अंगूठा किधर दिखा रहा है, बाहर की तरफ। अंगूठा किधर दिखा रहा है, बाहर की तरफ। तो वो उसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। आउटवर्ड, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नोट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। इस प्लेन में, ये जो बोर्ड है आपका, इस प्लेन में ए और बी है। आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड में चारों उंगली को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे किधर, ए क्रॉस बी चाहिए तो ए से बी ऐसा घुमाइए। ए यहाँ है, ए पे रखिए चारों उंगली को, बी की तरफ ऐसा घुमाइए। अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, आपकी तरफ, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड। और आउटवर्ड कैसा, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। अब देखिए दूसरा बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए बी क्रॉस ए आना है, तो आप बी क्रॉस ए के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं ऐसे। ए बी, अब आपको बी क्रॉस ए चाहिए, तो बी पे रखिए और ए की तरफ घुमाइए। बी पे अपने चारों उंगली को रखिए, ऐसा हाथ लेके चारों उंगली को बी पे रखिए और ए की तरफ घुमाइए। अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, अंदर की तरफ। तो क्या बोलेंगे, इनवर्ड, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन कॉन्टेनिंग ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये राइट हैंड थंब रूल बता दिया मैंने। अब राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू आपने देखा है ऐसा ऐसा जो कसते हैं,
तो अब स्क्रू रूल हम लोग लगाएंगे। तो अब देखिए, आपको ए से बी जाना है तो ऐसा घुमाइए, ऐसा ए से बी की तरफ घुमाइए। तो जब हम ऐसा घुमाते हैं तो नट क्या होता है, खुलता है, मतलब बाहर की तरफ निकलेगा। ये देखिए ना, ये ऐसा 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 ए से बी घुमा रहा हूँ ना मैं, ऐसा ऐसा घुमा रहा हूँ ए से बी, तो ये नट खुल रहा है मतलब पीछे की तरफ आएगा, आपकी तरफ, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड। स्क्रू रूल भी वही बता रहा है। अब अगर बी क्रॉस ए चाहिए तो रखिए, बी से ए घुमाइए, ऐसा ऐसा घुमाना है, ऐसा है ना, ये तो ये इसमें क्या होता है, स्क्रू कसाता है, अंदर की तरफ जाता है, तो इनवर्ड। ठीक है, इन दोनों को नोट करेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। याद रखिए, एक ही बस याद रखिए इसको, राइट हैंड थंब रूल। ए से बी ए क्रॉस बी जाना है तो ए से घुमाइए, बी अंगूठा डायरेक्शन बताएगा। ठीक, बी क्रॉस ए जाना है, बी से घुमाइए, ए अंगूठा डायरेक्शन बताएगा। और जिस प्लेन में दोनों हैं, दोनों वेक्टर, उनके परपेंडिकुलर होगा। यहां डायरेक्शन अगर आप लोग दिखाना चाहें तो ऐसा दिखाएंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन। ठीक है, यहां आप दिखा दीजिए कैसा घूम रहे हैं, ऐसा ऐसा। ये क्या है, आउटवर्ड। आउटवर्ड बोर्ड में तो ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ये है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड हम कैसे दिखाएंगे, तो इसीलिए ऐसे दिखा रहे हैं। और इस केस में इनवर्ड, तो इनवर्ड के लिए मैं नीचे दिखा रहा हूँ। अब इसमें कैसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे घूम रहे हैं। ये देखिए, बी पे रखें, ए की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ वाला जो है ना, उसको मैं नीचे दिखा रहा हूँ बस। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे इस बोर्ड का एरिया, कोई बोले भाई ये जो बोर्ड है आपके सामने, व्हाइट बोर्ड, ये क्या है आपका, वेक्टर है एरिया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। ये बात किस पे डिपेंड करेगा, ये बात किस पे डिपेंड करेगा, तो आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं आप लोग को कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। समझ आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट जो आता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि डॉट वाले में दोनों को सेम डायरेक्शन में ला के लेते हैं, और क्रॉस वाले में दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो पहला, ये एंटी कम्यूटेटिव है। क्या है, एंटी कम्यूटेटिव। क्यों है एंटी कम्यूटेटिव, तो वेक्टर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, या इसको दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। क्योंकि देखिए, आपने किया था वेक्टर बी वेक्टर ए थीटा, जब आपने ए क्रॉस बी किया ऐसे तो बाहर की तरफ डायरेक्शन, और बी क्रॉस ए किया तो अंदर की तरफ डायरेक्शन। दोनों केस में अपोजिट आ रहा है, इसीलिए माइनस यूज किया। दूसरा हम लोग क्या रखे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए क्रॉस बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बात बदलेगा तब, कब, जब आपको ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा, तब नेगेटिव आ जाएगा, अपोजिट आएगा। पहले याद कीजिए, उसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए इंटू बी इंटू ए के बराबर था, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर था, लेकिन यहां पे नहीं है क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। बात समझ आ रही है। तीसरा केस आप लोग रख लेंगे, टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
पैरेलल और एंटी पैरेलल रहेगा तो थीटा बराबर क्या होगा, पैरेलल है तो 0 डिग्री या एंटी पैरेलल है तो थीटा बराबर 180 डिग्री। इन दोनों ही केस में ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी एक ही लेके चलते हैं, साइन 0। देखो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, और कोई डायरेक्शन n, साइन 0 0 होता है तो ये आ जाएगा 0। जस्ट इसका अपोजिट आया था डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था 0 डिग्री पे, इसमें क्या मिल रहा है, 0 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, 0 कब, जब पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो 0 मिल रहा है, 0 वेक्टर मिल रहा है बोलेंगे क्योंकि प्रोडक्ट वेक्टर आता है, या आप बोलेंगे नल वेक्टर आ रहा है। ठीक है, 0 वेक्टर नल वेक्टर। फोर्थ अब क्या लेंगे, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, माने थीटा बराबर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री, डायरेक्शन एन, मतलब ए बी रखेंगे आप और डायरेक्शन एन। ठीक है, डायरेक्शन ये एन क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। डायरेक्शन एन क्या होगा, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। हम लोग अगर यहाँ पे निकाले डायरेक्शन ए क्रॉस बी तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस पूरे बोर्ड के लिए परपेंडिकुलर है ना, तो बोर्ड में ही ए और बी है तो ए और बी के भी लिए परपेंडिकुलर है, इसमें कोई परपेंडिकुलर है तो इस पूरे के लिए परपेंडिकुलर, इस प्लेन में जो भी है सब के लिए परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है, ए के लिए भी परपेंडिकुलर है, ये ए के लिए भी परपेंडिकुलर, बी के लिए भी, इधर कोई सी होगा उसके लिए भी परपेंडिकुलर। फिफ्थ देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, पिछले केस में क्या आ रहा था, ए स्क्वायर आ रहा था, अब यहां देखिए ए साइन 0, 0 क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में सेम, मतलब ए का ए से ही कितना एंगल है, 0 एंगल, ये साइन 0 0 हो जाता है तो ये आ जाएगा 0। यहाँ डायरेक्शन भी आप लिख लेंगे तो ये 0 वेक्टर आ रहा है, नल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब ये सब आप लोग देख चुके हैं। देखिए डॉट में क्या आया था, डॉट में जब परपेंडिकुलर था तब 0 आया था, और पैरेलल था तो कुछ वैल्यू आई थी, लेकिन क्रॉस में जस्ट उल्टा है, 5 हो गया। अब आगे देखते हैं, 6 देखते हैं। अब जैसे मैं निकालूं आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना, जे का मैग्नीट्यूड ये भी 1 होगा। बात समझ आ रही है ना, मैग्नीट्यूड लिखते थे, फिर आई और जे में कितना एंगल है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, फिर डायरेक्शन एन। ओके, अब एन डायरेक्शन हो गया, तो अब क्या लिखा जाए, हाँ ठीक है, बस एन बचा, 1 एन। अब ये 1 एन क्या है इसको समझते हैं हम लोग, तो मैं यहां बना लेता हूं, ठीक, ये x, ये y, ये z, z समझ रहे हैं ना, इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां यूनिट वेक्टर i, यहां पे यूनिट वेक्टर i है, यहां पे यूनिट वेक्टर j है, मतलब कैप लगाइए, और यहां पे यूनिट वेक्टर k कैप है। ठीक, अब आपको i से j बन जाना है, फिर j से k से i, ऐसे ही हम लोग बना लिए, या यहाँ पे मत लिखिए, इसको मैं अलग से बना के बता दूंगा, एक टेक्निक बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो आई पे उंगली रखिए, जे की तरफ घुमाइए, तो डायरेक्शन किधर आ रहा है, आई जे, आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ उंगली घुमाइए, अंगूठा बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ कौन सा है, ये जो जेड एक्सिस है, बाहरी की तरफ है ना, तो जेड एक्सिस पे क्या है, के है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनिट वेक्टर के। नहीं समझ आया, दूसरा वाला देखिए, जे क्रॉस के अगर आप करें,
जे क्रॉस के। तो आपको अपने चारों उंगली को जे पे रखना है और इसको कहाँ घुमाना है, के की तरफ। देखिए के है कहाँ, के जो यहाँ मैंने ऐसे बनाया के कुछ ऐसा है, ठीक है, के कुछ ऐसा है। अब आप क्या करेंगे, जे से के की तरफ घुमाइए आप। ये देखिए थोड़ा 3D में है, इमेजिन करना पड़ेगा आपको जे से के में। तो आप जे से के घुमाएंगे ऐसा, ये यहाँ जे है, ये के है, दिख रहा है। ये अगर जे है, ये के है, कौन सा के, ऊपर वाला जे है, ये जे है और ये के है। तो अब जे से के घुमाइए, जे से के, जे से के, तो अंगूठा इधर की तरफ, मतलब आई। तो ये क्या आ जाएगा, आई। ये भी वैसे ही होगा, 1 1 साइन 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि जे और के में 90 डिग्री, एन, फिर ये क्या आ गया, आई आ गया। बात समझ आ रही है। आपने क्या किया, यहाँ से, एक सेकेंड, ये जे से आपने जे पे रखा, जे पे रखा आपने ऐसा उंगली, और इसको कहाँ घुमाया, जे से कहाँ घुमाया, इसके तरफ, जे पे रखा, के की तरफ घुमाया, ऐसा रख के ऐसा। तो ये इधर दिखा रहा है, ठीक है, एक्स वाले की तरफ, मतलब आई उसका डायरेक्शन। फिर अब के क्रॉस आई की अगर बात करें हम लोग, के क्रॉस आई, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, के पे रखिए उंगली को, ये के ऐसा इधर है, के, और आई की तरफ घुमाइए, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। के पे रखे, देखिए ये के है और इधर आई है, तो दोनों 90 डिग्री पर है। के पे रखिए, आई की तरफ ऐसा घुमाइए, के पे रखिए, आई की तरफ घुमाइए। तो क्या बता रहा, ऊपर, तो इसका क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। 1 1 साइन 90 डिग्री एन। तो हम लोग को यहाँ रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिला है उसको लिख लेंगे, सब रिजल्ट को इकट्ठा लिख लेंगे कि आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के। फिर दूसरा, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई। फिर के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे। थोड़ा सा इमेजिन करके आप लोग डायरेक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। ये 6th हो गया, ठीक है। जब सेम सेम लिए, इसी में हम लोग देखते हैं अगर हम लोग उल्टा लें। अब मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक डायरेक्शन बना देता हूँ, एक सर्कल बना के समझाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे आप लिखिए आई, ये जे कैप और ये के कैप। आप कैसा जा रहे हैं, ये डायरेक्शन, ये। तो आप जब याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, 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 ठीक है। समझ आया, पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लीजिए। अब जस्ट इसको उलट देते हैं, उलटने की कोशिश करते हैं। सेम सर्कल बनाएं, सेम लिखिए यहाँ आई, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब डायरेक्शन बदल दीजिए, अब क्लॉकवाइज कर दीजिए। तो डायरेक्शन बदलेगा तो निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। अब इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। ये आई, ये जे और ये के। आपने क्या लिया था, आई क्रॉस जे लिया था। अब अगर हम लोग जे क्रॉस आई ले लें, जे क्रॉस आई, अब देखिए जे क्रॉस आई लीजिए, जे पे उंगली रखिए, आई की तरफ घुमाइए, जे पे ऐसा उंगली रखिए, सीधा ले जाके आई की तरफ घुमाइए। तो अंगूठा अंदर की तरफ, के बाहर की तरफ है, और जो के अंदर की तरफ होगा वो के कौन सा होगा, निगेटिव के, निगेटिव के, ठीक। अब इसका उल्टा लीजिए, के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे करना है आपको, तो आपका के कहाँ है, ये बाहर की तरफ है। तो के पास आप उंगली रखिए ऐसा, के पास, और के से आपको कहाँ घुमाना है, के से, के, ये के है, के पास रखिए अपने चारों उंगली को और घुमाइए जे की तरफ ऐसा। के पे रखें, ये के पे रखें, और जे ऊपर है, जे की तरफ ऐसा घुमाइए। तो अंगूठा किधर बता रहा है, इधर। तो इधर आई है, तो इसके अपोजिट निगेटिव आई।
ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसका उल्टा कर दीजिए आप, आई क्रॉस के अगर आप लेते हैं, आई क्रॉस के, अब देखते हैं, आई पे रखिए और कहाँ घुमाइए, के की तरफ। एक मिनट इधर आ जाता हूँ, आई पे रखा मैंने, उल्टा सीधा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से इमेजिन करके करना होगा। आई की तरफ रखा आपने, ये आई की तरफ रखा, उंगली आई की तरफ रखा और किधर घुमा लिया, आई से, ये देखिए ये आई है ये के है, तो आई से के की तरफ घुमाए, तो अंगूठा किधर बता रहा है, नीचे। आई पे रखिए पूरा, इसको ले जाके आपको एक्सिस पे रखना है ऐसे, और कहाँ घुमाना है, ऐसा रख लिए, ऐसा, इसको ले जाके आई पे रखना, आई पे रखिए और के की तरफ घुमाइए। बात समझ रहे, आई पे रखिए, के की तरफ घुमाइए, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, आई पे रखें, के की तरफ घुमाएं, अंगूठा नीचे की तरफ, तो जे का उल्टा माइनस जे। इसको थोड़ा इमेजिन कर करके आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, सब एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अब अगर सेम सेम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबको पता है सेम आना है। ये देखिए आई क्रॉस आई अगर आप करेंगे तो 1 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि आई से आई के बीच में कितना एंगल, 0। डायरेक्शन लिख दीजिए, ये आ गया 0। बात समझ आई। तो हम लोग को क्या मिला, आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों क्या मिल गया, 0 मिल गया। डॉट प्रोडक्ट में जस्ट हम लोग को मिला था 1 मिला था, हम लोग को 0 नहीं मिला था, ठीक है, 0 नहीं मिला था, 1 मिला था। ये हो गया। अब नेक्स्ट सीखते हैं। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं आपको, ऐसा ही रखिए, ये ए है ये बी है, आपको ए क्रॉस बी चाहिए तो ऐसा उंगली ले जाइए अपना, ऐसा। देखिए अब बहुत लोग सोचते हैं कि सर ऐसे रखें, सवाल आ सकता है कि सर आप ऐसे ही हाथ क्यों रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्यों नहीं रख रहे हैं, बात समझ आ रही, ऐसे क्यों नहीं रख रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं रख रहे हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि आपको जिस जो रास्ता है आपका, जिधर से आपको जाना है, शॉर्टेस्ट रूट, बात समझ आ रही है, शॉर्टेस्ट रूट, उधर आप उधर के साइड अपने हथेली का फेस रखेंगे, ठीक है, ए पे रखें। अब ए का फेस अगर हम नीचे की तरफ रखेंगे मतलब हमको इधर घूमना है, तो हमको इधर नहीं घूमना है, हमको यहाँ पहुँचना है, तो हम यहाँ पास से, ये रास्ता पास है ना, तो आप यहाँ रखिए, आप ए पे रखिए, और इधर मेरा फेस इधर क्यों है, हाथ का, हाथ ऊपर की तरफ क्यों खुला है, क्योंकि इधर ही है बी, बात समझ आ रही। और तो इसको ए से बी की तरफ घुमा लीजिए, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ। अब बी क्रॉस ए चाहिए होगा तो वैसे ही बी के पास ले जाके रखेंगे और बी के पास से ऐसा घुमाएंगे, बी क्रॉस ए। याद रखिएगा कि हाथ आपका, ये एंगल थीटा है, ये बी है, ये ए है। बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि सर आपने ऐसा क्यों रखा, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा भी आप रख सकते थे, ऐसा रखिए आप। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न, सर आप ऐसा रखिए हाथ। तो भाई टेक्निक याद रखना, तुमको हाथ अपना जिससे थप्पड़ मारते हैं ना, है ना, ताली बजाते हैं, उसको उधर ही की तरफ खोल के रखना है जिधर आपको जाना है। तो हमको जाना है ऊपर बी की तरफ, तो हम अपना हथेली बी की तरफ खोल के रखेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे क्योंकि हमको इधर नहीं जाना, इधर बी नहीं है, बी इधर है, तो हम इधर अपना खोलेंगे। जिधर आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ आपको जाना है, उधर की तरफ अपना हाथ खोल के रखेंगे। तो इधर की तरफ हाथ खोल के रखें और ये ऐसा घुमा दिया, अंगूठा बताया बाहर की तरफ। इसको रिपीट कर करके देख लीजिए जो मैंने बताया है, ठीक है। अब 2 वेक्टर है तो उसका हम लोग प्रोडक्ट अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे वहाँ बताया था। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, फिर बी बराबर है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब आपको निकालना है A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B। तो अब आप कैसे निकालेंगे A क्रॉस B,
तो हम लोग डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट नाम सुन के घबराने का नहीं है, डिटर्मिनेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैथ्स में है, 12th में पढ़ेंगे, इसीलिए इसमें जितना काम का है वो सिखा दूंगा, उसको अच्छे से सीख जाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई कैप, जे कैप, के कैप लिख देना है, फिर ए एक्स, ए वाई, ए जेड लिख देना है, फिर बी एक्स, बी वाई, बी जेड, और ये मॉड जैसा साइन लिख देंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब सवाल ये है, एक मिनट ब्लू वाला मार्कर, हाँ, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आई जे के ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, सारे क्वेश्चन में ऐसा ही यही मेथड लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप आई लेंगे, आई लेंगे, आई, और आई के सामने वाला कॉलम और आई के सामने वाला रो खत्म कर देंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप है। क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको आप यहां लिख देंगे, ए वाई, बी वाई, ए जेड, बी जेड। ठीक है, यही टेक्निक आप लगाएंगे जे वाले के साथ। लेकिन एक चीज़ जे वाले में याद रखेंगे आप, ये चीज़ याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है ये माइनस, जे माइनस जे। अब जे के सामने वाला रो कॉलम हटाइए, क्या बचा, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड। सिमिलरली आप वैसे ही के लेंगे, के प्लस में है, प्लस के। ठीक, अब के के सामने वाला रो कॉलम हटा दीजिए, क्या बच रहा है, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई। क्या करना है समझ आ रहा है, आई लिए, आई के सामने का रो कॉलम खत्म कर दीजिए, जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए। जे लीजिए, जे के सामने का रो कॉलम खत्म कर दीजिए, जो दिख रहा है वो लिख दीजिए। के लीजिए, के सामने का जो रो कॉलम दिख रहा है खत्म कर दीजिए, के सामने का रो खत्म, के सामने का कॉलम खत्म, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। साइन बस आप याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही 10th वाला मेथड है, 10th में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिखाता है, दिस इंटू दिस, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, फिर माइनस जे इंटू ए एक्स बी जेड, फिर माइनस बी एक्स ए जेड। 10th में जैसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, बस उसमें अपॉन में रहता था, प्लस के इंटू, पहले ऊपर का नीचे वाले में करते हैं ना, ए एक्स बी वाई, फिर माइनस बी एक्स ए वाई। रिपीट करके देख लेना एक दो बार। एक क्वेश्चन भी मैं कोशिश करता हूँ कि सॉल्व कर दूँ, नोट कर लो, अपने से कोशिश करो, अपने से मल्टीप्लाई करके लिखो, उसके बाद मिलाओ, 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ये हो गया, 7वां 8वां पता नहीं कौन सा पॉइंट हुआ। ठीक है, अब आपको बोल दे एंगल निकालने के लिए, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ऐसा लिखते हैं। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी और फिर साइन थीटा। एंगल, यहाँ डायरेक्शन मैंने क्यों नहीं लिखा है, डायरेक्शन क्यों नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि हम लोग को किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड पहले ही लगा दिया मैंने, इसीलिए डायरेक्शन हटा दिया। अब देखिए, अब साइन थीटा अगर निकालेंगे एंगल निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ आ गया, ओके। अब अगर यहीं पे कोई आपको बोल दे कि यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, यूनिट वेक्टर अगर कोई बोल दे निकालो, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, ए क्रॉस बी का। इसको मिटाल दूं, ओके, लिख लीजिए इसको,
अब देखिए, अगर कोई आपको बोले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या लिखना है? ए बी साइन थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा, और ये डायरेक्शन आपका एन। अब आपसे एन डायरेक्शन कोई पूछे तो कैसे बनाएंगे एन डायरेक्शन को? अब ध्यान से देखिए, इसको रहने दीजिए, ए क्रॉस बी, और इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतने को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्यों? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? ए क्रॉस बी साइन थीटा। या सीधी सी बात डायरेक्ट हम लोग अगर लिखें, इसको लिख देता हूँ पहले मैं डायरेक्ट, ए बी साइन थीटा एन। अब देखिए ये क्या है? ए बी साइन थीटा डायरेक्शन एन। अगर मैं मॉड ले लूँ, तो ये डायरेक्शन हम लोग हटा देंगे, ठीक है, डायरेक्शन हट जाएगा, खाली वैल्यू रहेगी। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ ए क्रॉस बी बराबर, ये क्या है? ए क्रॉस बी का वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये एन। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर इतना नहीं करना है तो सिंपल सा हम टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग, सिंपल सा टेक्निक कि यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर एन क्या होगा? तो भाई ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का निकालना है हमको यूनिट वेक्टर, तो जिसका यूनिट वेक्टर निकालना रहता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इतना नहीं करना तो डायरेक्ट आप याद कीजिए भाई, यूनिट वेक्टर ए बराबर क्या होता था? वो वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वही किए हम लोग यहाँ पे। बात समझ आ गई? इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रूव दैट वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j माइनस k एंड वेक्टर बी बराबर कितना है? माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k, ठीक है, आर पैरेलल। अब याद कीजिए, अगर दो वेक्टर a क्रॉस b में अगर पैरेलल है, मतलब थीटा बराबर अगर आप 0 रख दें, थीटा बराबर 0, तो ए बी साइन 0 डिग्री क्या आ जाता है? 0। मतलब कि जब पैरेलल रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट उनका क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल के दिखा देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था? i j k लिखना था। उसके बाद 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर ये माइनस 6 9 3 ओके। अब देखिए i वाला लेते थे तो i के सामने का रो कॉलम खत्म, तो क्या बचा? माइनस 3, ऐसा लिखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, i के सामने का कॉलम, i के सामने का रो खत्म, तो क्या बचा? माइनस 3 9 1 3। फिर ये प्लस ये माइनस j लेते थे फिर, और ये क्या हो जाता? माइनस j, तो j के सामने का रो और कॉलम खत्म, 2 माइनस 6 माइनस 1 3। फिर प्लस k आप लेते थे, तो k के सामने का रो कॉलम खत्म, तो क्या बचा? 2 माइनस 6 माइनस 3 9, ऐसे करके देखना है। अब आप i को रखिए बाहर, और यहाँ 3 3 ज़ा 9, मतलब माइनस 9, और 9 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और फिर माइनस 9। कुछ गलत लिख रहे हैं क्या हम लोग? ओके, ये -1 है ना, ठीक है, माइनस, इसको पूरा फॉर्म में लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं। तो -3 × 3, फिर -9 × -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर j
यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू -1, फिर प्लस k इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 -6 इंटू -3। ठीक है, तो अब ये क्या होने वाला है i, ये क्या हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +9, -9 +9, फिर -j, ये क्या हो जाएगा 6 -6, फिर प्लस k, ये क्या हो जाएगा 18 -18। तो देखिए आप ध्यान से, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आ गया a क्रॉस b बराबर 0 आ गया, a क्रॉस b बराबर 0। अब आप लोग को पता है कि a क्रॉस b कब 0 होता है, जब थीटा 90 डिग्री रहता है। बात समझ आई? और नहीं तो आप लोग निकाल के देख लीजिए। कैसे निकाल के देखेंगे? तो वही एंगल वाला, साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये तो 0 आ गया ना, मतलब ये 0 हो गया। अब साइन थीटा 0 कब होता है? साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री रहता है। तो 0 की जगह पर साइन 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इतना करने का ज़रूरत नहीं, इसको करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने जो निकाला था पैरेलल वाला केस क्रॉस वाले में, कि भाई साहब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन n। अब a क्रॉस b कब 0 होगा? तो जब थीटा 0 डिग्री रहे या 180 डिग्री रहे। ये क्या होता है? पैरेलल का केस होता है। और ये कौन सा केस होता है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, तो या तो पैरेलल रहे या एंटी पैरेलल रहे, a क्रॉस b 0 होगा। अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे कि a क्रॉस b 0 है तो हम बोल देंगे कि ये पैरेलल है, यही प्रूफ करना था। ये आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। जो नहीं समझ आया होगा बताना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।